स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 18 निर्माण कार्य तथा ठेके। ओके तो चल गया। जैसे कि हम पढ़ेंगे वर्क्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। कार्य क्या होता है, वर्क क्या होता है, इंट्रोडक्शन। लोक निर्माण विभाग में ऐसे सभी कार्य हैं जिनको संपन्न करने पर कोई व्यय होता है, निर्माण कार्य अथवा कार्य वर्क कहलाते हैं। यह निर्माण अनुरक्षण, मरम्मत, सामग्री की पूर्ति, ढुलाई, यंत्रों एवं संयंत्रों की मरम्मत इत्यादि कार्य के अंतर्गत आते हैं। किसी कार्य पर व्यय करने से पूर्व अनेक औपचारिकताओं को पूरा करना होता है और इसे मूर्ति रूप देने देने पर हुए सभी खर्चों का लेखा रखना आवश्यक है। एक सिविल अभियंता को तकनीकी ज्ञान के अतिरिक्त निर्माण कार्य हस्तन में भी दक्ष होना चाहिए। उसे कार्य आरंभ करने से पूर्व की सभी औपचारिकताओं, कार्य कराने की विश्वसनीय एवं मितव्ययी विधियाँ, ठेके, भुगतान पद्धति इत्यादि के बारे में पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। गैर विभागीय कर्मचारियों, ठेकेदारों, श्रमिकों आदि से काम लेने की कला तथा उनके प्रति सभ्य व्यवहार उसके सक्षम इंजीनियर होने का प्रमाण है। ठीक, फिर है कार्यों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क। जनहित के कई कार्य जनहित के कार्य इस कई प्रकार से होते हैं। निर्माण की दृष्टि से तथा मोटे तौर पर उनका वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। निर्माण के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन। मूल कार्य, मरम्मती कार्य, रिपेयर वर्क। स्वरूप के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क। विभागीय कार्य, डिपार्टमेंटल वर्क। जमा कार्य, कम डिपॉजिट वर्क। अंशदान कार्य, कंट्रीब्यूशन वर्क। राहत कार्य, फैमिन रिलीफ वर्क। तकावी कार्य, टैकवी वर्क। लागत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट। मुख्य कार्य, लघु कार्य, छोटे मोटे या खुर्दा कार्य, पैटी वर्क। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क था। निर्माण के अनुसार कार्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क्स अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन। ये कार्य मूल कार्य और मरम्मती कार्य होते हैं। मूल कार्य कौन सा होता है? सभी नए निर्माण कार्य तथा पूर्व निर्मित कार्यों में परिवर्धन एवं परिवर्तन, एडिशन एंड अल्ट्रेशन, जिनसे इनका वर्तमान मूल्य बढ़ जाए, मूल कार्य के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के तौर पर नए भवनों, पुलों, सड़कों, संग्रह टैंकों, बांधों, नहरों का निर्माण, पूर्व निर्मित भवनों का जोड़ीदार अतिरिक्त कमरों, बरामदों का निर्माण, छतों, फर्शों को पूर्णतया नए डालना इत्यादि मूल कार्य कहलाते हैं। सेकंड है मरम्मती या अनुरक्षण कार्य, रिपेयर और मेंटेनेंस वर्क। भवनों तथा अन्य इंजीनियरिंग संरचनाओं को उपयोगी व लाभकारी दशा में बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष अथवा समय समय पर जो आवश्यक मरम्मत तथा अनुरक्षण का काम किया जाता है, उसे मरम्मती या अनुरक्षण कार्य कहते हैं। मरम्मती कार्य से संरचना के वर्तमान मूल्य में कोई विशेष वृद्धि नहीं होती। उदाहरण के तौर पर भवनों में सफ़ेदी, रंगीन पुताई, पेंट, छतों पर बरसाती नालों की सफाई, सैनिटरी फिटिंग की मरम्मत, सड़कों पर नया पृष्ठ लेपन, नहरों की सिल्ट सफाई इत्यादि मरम्मत कार्य के अंतर्गत आते हैं। मरम्मत कार्य के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिपेयर। भवनों तथा अन्य संरचनाओं में किए जाने वाले मरम्मती कार्य निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे वार्षिक मरम्मत होती है हमारी, चतुर्वर्षीय मरम्मत होती है, विशेष मरम्मत होती है। इनका वर्ण निम्नलिखित है। देखो, वार्षिक मरम्मत जो साल में एक बार होती है, तो एनुअल रिपेयर AR। वर्ष में एक बार की जाने वाली मरम्मत वार्षिक मरम्मत कहलाती है। इसके अंतर्गत भवनों में सफ़ेदी, रंगीन पुताई, छतों पर बरसाती नालों की सफाई, फर्श की टूट फूट ठीक करना इत्यादि आते हैं। वार्षिक मरम्मत के लिए भवनों की मूल लागत 1% से 1/2% निर्धारित कर दिया जाता है। वार्षिक मरम्मत का कार्य विभिन्न भाग प्रायः स्वयं ही संपन्न कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई विशेष तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। चतुर्वर्षीय मरम्मत, क्वाड्रेशनल रिपेयर QR। यह मरम्मत 4 वर्ष में एक बार की जाती है। जैसे लकड़ी, लोहे के कार्य पर रंग रोगन, वार्निश, प्लास्टर की मरम्मत, स्नो मस, सड़क का प्रष्ठलेपन इत्यादि। विशेष मरम्मत, स्पेशल रिपेयर। विशेष मरम्मत के लिए अवधि का कोई बंधन नहीं है। आवश्यकता दिखाने पर सक्षम अधिकारी की अनुमति से यह किसी भी काल या समय की जा सकती है। इसके अंतर्गत क्षतिग्रस्त चौखटों, पल्लों को बदलना, छत, कैंचियों, उखड़ी चादरों की मरम्मत, लैट्रिन की टूटी सीट को बदलना, वर्षा बाढ़ से क्षति पहुँचे घटकों की मरम्मत इत्यादि सम्मिलित होते हैं। प्रकृति के अनुसार कार्यों को वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। नेचर के अकॉर्डिंग भी हमारा जो वर्क होता है वो भी डिपेंड करता है। तो इसमें हमारे जो 5 टाइप के वर्क हैं: विभागीय वर्क, जमा कार्य, संस्थान कार्य, राहत कार्य और तकावी कार्य। विभागीय कार्य डिपार्टमेंटल वर्क होता है। ये कार्य सरकारी विभागों से सीधे संबंधित होते हैं, यानी कि ये
डायरेक्ट डिपार्टमेंटल होता है और इसका पूर्ण व्यय सरकार वहन करती है, यानी गवर्नमेंट जो पूरा खर्चा होती है वो गवर्नमेंट देती है। इनके लिए सरकारी बजट में प्रावधान रखा जाता है। विभिन्न विभागों के कार्यालय, भवन, आवासीय क्वार्टर, अस्पताल, राजकीय कॉलेजों के भवन, नहरें, सड़कें, पुल, बांध इत्यादि निर्माण जनहित में होते हुए भी सरकार द्वारा किए जाते हैं। सभी सरकारी निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा ही संपन्न किया जाता है, क्योंकि अभियंताओं तथा कुशल श्रमिकों की टोली इन्हीं विभागों के पास होती है जो निर्माण क्षेत्र में विशिष्ट जानकारी रखते हैं। फिर है हमारा जमाकारी डिपॉजिट वर्क। अर्ध सरकारी संस्थाएं, नगरपालिकाएं, स्थानीय निकाय बोर्ड एवं ग्राम पंचायतें, निगम विकास प्राधिकरण जिनके पास प्रायः सक्षम अभियंता तथा जरूरी संसाधन उपलब्ध नहीं होते, अपने निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग से संपन्न कराते हैं और इसके लिए ये विभाग कार्य पर व्यय होने वाली धनराशि लोक निर्माण विभाग के खाते में कार्य शुरू होने से पहले जमा करवा देते हैं और जमा कार्यों के लिए सामान्य नियम अंशदान कार्यों के अंतर्गत दिए गए हैं। जमा कार्यों के लिए एस्टिमेट अनुसार धनराशि सार्वजनिक कार्य जमा पब्लिक वर्क डिपॉजिट के शीर्षक में जमा की जाती है। अतिरिक्त व्यय यदि कोई होता है, विविध सर्व कार्य पेशगी मिसलेनियस PW एडवांसेस के शीर्ष में धन प्राप्त होने तक डाल दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा अंशदान कार्य कंट्रीब्यूशन वर्क। कंट्रीब्यूशन का मतलब हो गया कि उसमें कई लोगों का कंट्रीब्यूशंस होता है। तो जब लोक निर्माण विभाग ऐसे कार्यों का निर्माण करता है जिनकी लागत का संपूर्ण अथवा आंशिक भाग कोई गैर सरकारी संस्था, पार्टी या व्यक्ति विशेष वहन करते हैं, तो इसे अंशदान कार्य कहते हैं। ऐसे जनता फंड जो सरकारी लेखा के अंतर्गत नहीं आते हैं से उपलब्ध धन अंशदान कार्यों का स्रोत होते हैं। अंशदान कार्य संबंधी नियम निम्नलिखित हैं। प्लान तथा एस्टिमेट। लोक निर्माण विभाग अंशदान कार्य के लिए धन उपलब्ध कराने वाली पार्टी संस्था की आवश्यकता अनुसार कार्य के प्लान तथा एस्टिमेट बनाए गए। कार्य की संरचनात्मक दृढ़ता की पूर्ण जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग की होगी। निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति भी निर्माण विभाग का सक्षम अधिकारी देगा। नक्शे तथा एस्टिमेट पर सहमति के रूप में दूसरी पार्टी के हस्ताक्षर प्राप्त करने आवश्यक हैं। धन की उपलब्धि। कार्य का प्रस्ताव रखने वाली पार्टी या संस्था कार्य की प्रकलित लागत एवं मुश्त अथवा निर्धारित किस्तों में लोक निर्माण विभाग के खाते में जमा करेगी। यदि पार्टी समय पर देय राशि उपलब्ध नहीं कराती है, तब कार्य के विलंब बंद हो जाने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ऐसे कार्य के लिए सरकारी बजट से कोई धन व्यय नहीं किया जा सकता और न ही सरकार कोई अग्रिम धन एडवांस स्वीकृत करेगी। ठीक है। फिर है हमारा निर्माण लागत में वृद्धि। विभाग एस्टिमेट की राशि में कार्य संपन्न कराने की चेष्टा करता है, परंतु वह इसके लिए बाध्य नहीं है। यदि किन्हीं प्रतिकूल स्थितियों अथवा कारणों से कार्य का निर्माण व्यय बढ़ जाता है, तो संस्था पार्टी को अतिरिक्त धन की व्यवस्था करनी होगी। वर्षा, अग्नि, बाढ़ अथवा अन्य किसी कारण से यदि निर्माणाधीन कार्य प्रभावित होता है, तो सार्वजनिक निर्माण विभाग क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अनुबंध। निर्माण काल में अथवा इसके बाद दोनों पक्षों में कोई विवाद ना खड़ा हो, इसलिए कार्य का लिखित इकरारनामा कर लेना ठीक रहता है। धन का आवंटन। एक कार्य के लिए उपलब्ध धन किसी अन्य कार्य पर खर्चा नहीं किया जा सकता। विभागीय अधिकार डिपार्टमेंटल चार्जेस। अंशदान कार्यों से लोक निर्माण विभाग को कोई नुकसान ना हो, इसके लिए स्थापना संयंत्रों का व्यय भी एस्टीमेट में प्रतिशत रूप में सेंटेज चार्ज जोड़ दिया जाता है। यह अधिभार 10% से 15% लिया जाता है। निर्माण प्रगति। विभाग कार्य की प्रगति तथा निर्माण व्यय का ब्यौरा समय समय पर पार्टी को देता रहेगा और कार्य को निर्धारित समय पर पूर्ण करने की पूरी चेष्टा करेगा। अकाल राहत कार्य फेमिन रिलीफ वर्क। प्रकृति के प्रकोप, बाढ़, सूख, भूस्खलन, भूकंप, दुर्भिक्ष इत्यादि के कारण बड़ी संख्या में लोग उजड़ जाते हैं, उनके घर बार नष्ट हो जाते हैं, खेती बाड़ी काम धंधे चौपट हो जाते हैं। ऐसी विपत्ति के समय में सरकार अकाल पीड़ित लोगों की सहायता तथा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रभावित क्षेत्र में कुछ निर्माण कार्य शुरू कराती है, जैसे कुओं, तालाबों, नहरों की खुदाई, बांधों, सड़कों पर मिट्टी भराई इत्यादि। ये कार्य अकाल राहत कार्य के अंतर्गत आते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे सभी कार्य उत्पादक प्रोडक्टिव भी हों, क्योंकि इन कार्यों का मुख्य उद्देश्य लोगों को केवल राहत पहुंचाना होता है। 1 लाख रुपए तक के राहत कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति कमिश्नरी के आयुक्त के द्वारा तथा उससे अधिक सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। तकनीकी स्वीकृति स्वयं विभाग द्वारा ही प्रदान की जाती है। तकावी कार्य। तकावी कार्य के अंतर्गत पुरानी सिंचाई नहरों का अस्थिरीकरण, गूलों, आउटलेट्स का उपचार किया जाता है तथा इनके रिशन रोकी जा सके। कृषि भूमि का सक्षेत्र
बढ़ाया जा सके। ये कार्य सिंचाई विभाग द्वारा संपन्न किए जाते हैं और इन पर किया गया व्यय तकाबी जमा तथा अग्रदाय शीर्षक पर डाला जाता है। यह धनराशि बाद में भू राजस्व के रूप में जमींदारों किसानों से वसूल की जाती है। ठीक, फिर है लागत के अनुसार कार्यों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट ऑफ वर्कर। मूल कार्यों पर लागत के अनुसार वर्गीकरण। निम्नलिखित लागत की सीमा स्थायी नहीं है। यह विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग बढ़ती है और महंगाई को देखते हुए सीमा ऊपरी मान अपनाई रहती है। मुख्य मेजर वर्क। वर्तमान निर्धारण के अनुसार सभी कार्य जिनकी निर्माण लागत 2 लाख से अधिक होती है तो मुख्य कार्य कहलाते हैं। और जिन विभागों के पास सिविल निर्माण खंड अथवा सक्षम अधिकारी अभियांत्रिकी स्थापना नहीं है, उन्हें सभी मुख्य कार्य लोक निर्माण विभाग से करवाने होते हैं। लघु कार्य माइनर वर्क। 5 लाख से 2 लाख तक के सभी निर्माण कार्य 20 लाख तक के सभी निर्माण कार्य इस श्रेणी में आते हैं। इनका निर्माण भी सार्वजनिक विभाग द्वारा किया जाता है। छोटे मोटे या खुदरा कार्य पैटी वर्क होते हैं। छोटे मोटे फुटकर कार्य जिनकी निर्माण लागत 5 लाख तक होती है खुदरा पैटी कार्य कहलाते हैं। यह कार्य संबंधित विभाग स्वयं कोटेशन लेकर करवा लेते हैं। प्रायः बड़े विभाग अपने भवनों के अनुरक्षण कार्य के लिए अपर अभियंता तथा अन्य कुशल श्रमिकों की नियुक्ति कर लेते हैं। निर्माण कार्य आरंभ करने से पूर्व पूर्ण की जाने वाली औपचारिकताएं। क्या क्या औपचारिकताएं? फॉर्मेलिटीज कंप्लीट ऑफ द बिफोर स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन वर्क। किसी भी सरकारी निर्माण कार्य की वास्तविक रूप से को मौके पर शुरू करने के से पहले अनेक औपचारिकताओं को पूरा करना आवश्यक है। कोई भी सरकारी निर्माण कार्य केवल जल्दी के नाम पर आवश्यक औपचारिकताओं के पूरा किए बगैर आरंभ करने पर प्रभारी अभियंता कठिनाई में पड़ सकता है। इस संबंध में निम्नलिखित बातें हैं। धनराशि का आवंटन। कार्य विशेष के लिए आवश्यक धनराशि का उस वर्ष के बजट में प्रावधान होना चाहिए। कार्य की स्वीकृति। कार्य की सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति हो। व्यय की स्वीकृति। कार्य पर व्यय की स्वीकृति प्राप्त हो। भवनों की सामान्य मरम्मत तथा छोटे मोटे कार्यों के लिए 2500 से कम हो। व्यय की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। निर्माण स्थल। इसके लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो, अधिग्रहण कर ली गई हो। अभिकल्पन की स्वीकृति। संरचना संबंधी सभी डिज़ाइन ड्राइंग तथा एस्टीमेट पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हो गई हो। सक्षम निर्माण कर्मी। निर्माण के लिए विभाग के पास सक्षम अभियंता तथा कुशल कारीगर उपलब्ध हों। ठीक है, फिर है निर्माण कार्य आरंभ करने से पूर्व निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना चाहिए। पहला, स्वीकृति प्राप्त किए गए बगैर कार्य के लिए कोई सार्वजनिक भवन नहीं तुड़वाना चाहिए और अधिग्रहण की गई प्राइवेट संपत्ति का उचित मुआवजा कंपनसेशन अदा कर देना चाहिए। निर्माण क्षेत्र में स्थित किसी धार्मिक स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कब्रिस्तान आदि को सरकारी निर्माण कार्य के कारण क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। सरकारी कार्य में यदि कोई व्यक्ति पार्टी बाधा डालती है तो उस पुलिस की सहायता लेनी चाहिए। औपचारिकताएं पूर्ण किए बगैर कार्य आरंभ करना। यदि महत्वता की दृष्टि से अथवा किन्हीं अन्य कारणों से किसी निर्माण कार्य को आवश्यक स्वीकृतियां अनुच्छेद प्राप्त होने से पूर्व ही शुरू कर दिया जाता है तो सहायक अभियंता को आदेश देने वाले अधिकारी से लिखित रूप से आदेश प्राप्त कर लेने चाहिए। इसके बाद उसे तुरंत व्यय की जाने वाली धनराशि की सूचना महालेखाकार को देनी चाहिए और सक्षम अधिकारी से निर्माण के नियमितीकरण अथवा बंद करने के आदेश प्राप्त कर लेने चाहिए। फिर है निर्माण कार्य संबंधी स्वीकृतियाँ। अप्रूवल्स रिक्वायर्ड फॉर द रिगार्डिंग ओरिजिनल वर्क। निर्माण कार्य शुरू करने से पहले निम्नलिखित स्वीकृतियाँ प्राप्त करना अति आवश्यक है। पहला, प्रशासनिक स्वीकृति। दूसरा, परिवेश स्वीकृति। तीसरा, तकनीकी स्वीकृति। चौथा, धन विनियोजन। पाँचवा, पुनर्विनियोजन। विस्तृत चर्चा निम्नलिखित है। प्रशासनिक अनुमोदन या स्वीकृति। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। जिस विभाग के लिए उसके प्रस्ताव पर कोई निर्माण कार्य होता है उस विभाग का प्रशासनिक अधिकारी यह स्वीकृति प्रदान करता है और यह स्वीकृति लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित कार्य के लिए बनाए गए प्रारंभिक प्लान एस्टीमेट से सहमत होने की पुष्टि है। प्रशासनिक स्वीकृति देने वाला अधिकारी पुष्टि के तौर पर लोक निर्माण विभाग PWD द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक नक्शों तथा एस्टीमेट पर अन्य हस्ताक्षर भी करता है। ध्यान रहे, अपने तथा सरकारी
विभागों के निर्माण कार्य कराने का अधिकार प्रदेशीय केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को होता है। इंजीनियरिंग विभाग अपने विभाग से संबंधित निर्माण कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति स्वयं प्रदान करता है और विभाग के प्रशासनिक अधिकारी को एक निर्धारित राशि तक के निर्माण कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति देने के अधिकार प्राप्त होते हैं। उससे अधिक लागत की परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति सरकार द्वारा दी जाती है। पहला, संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन या स्वीकृति, रिसीव्ड एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। यदि किसी कार्य पर व्यय मूल प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से 10% से अधिक बढ़ जाए या बढ़ जाने की संभावना हो, तब पुनः स्वीकृति लेना आवश्यक है। यह संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति कहलाती है। यदि मूल प्रस्ताव में काफ़ी परिवर्तन हो जाए, चाहे खर्च उतना ही रहे, तब भी संशोधित स्वीकृति लेना आवश्यक है। परिव्यय स्वीकृति, एक्सपेंडिचर सेक्शंस। वित्तीय वर्ष के बजट में यदि किसी मूल्य कार्य की राशि का आवंटन नहीं है, तो उस कार्य पर व्यय करने के लिए सरकार की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। इस अनुमति को परिव्यय स्वीकृति कहते हैं और बगैर परिव्यय स्वीकृति के कोई व्यय नहीं किया जा सकता। जिस विभाग ने निर्माण कार्य का प्रस्ताव रखा है, वही विभाग सरकार से परिव्यय स्वीकृति प्राप्त करता है और जिन बड़े कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति सरकार ने स्वयं दी है, उनकी परिव्यय स्वीकृति भी शासन से प्राप्त करनी होती है और स्वीकृति राशि से अधिक 5% से अधिक व्यय होने की संभावना पर पुनः परिव्यय स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। फिर है तकनीकी स्वीकृति, टेक्निकल सैंक्शन। तकनीकी स्वीकृति सदा सक्षम तकनीकी अधिकारी अभियंता द्वारा ही प्रदान की जाती है और इस बात की पुष्टि करती है कि परियोजना की प्लान, डिज़ाइन, एस्टीमेट संरचनात्मक दृष्टि से सुस्थिर और सुरक्षित, सेफ तथा व्यवहारिक हैं और प्रशासनिक स्वीकृति मिल जाने पर तकनीकी विभागों द्वारा परियोजना के विस्तृत डिज़ाइन, नक्शे, एस्टीमेट तैयार किए जाते हैं। लोक निर्माण विभाग PWD के सक्षम अभियंता इनकी जांच करके कार्य की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते हैं और तकनीकी स्वीकृति के लिए तैयार किए गए विस्तृत ड्राइंग एवं एस्टीमेट पर कार्य का प्रस्ताव रखने वाले विभाग के संबंधित अधिकारी के उसकी सहमति के रूप में हस्ताक्षर करवा लेने चाहिए, ताकि बाद में उसे कोई शिकायत का मौका ना मिले और कार्य पूर्ण होने पर वह उसे हर्ष से ग्रहण कर ले, ताकि स्वीकृति मिल जाने के बाद संबंधित विभाग यदि निर्माण में कोई मूल परिवर्तन चाहता है तो तकनीकी स्वीकृति पुनः प्राप्त करनी होगी, चाहे एस्टीमेट की राशि में कोई अंतर ना हो। तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के अधिकार निम्नलिखित हैं। पहला, चीफ इंजीनियर, मुख्य अभियंता, पूर्ण अधिकार, मूल कार्य, अधीक्षण अभियंता, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, मूल कार्य, सड़क निर्माण 30 लाख रुपए, अन्य निर्माण 15 लाख रुपए, मरम्मत कार्य पूर्ण अधिकार, अधिशासी अभियंता, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, मूल कार्य, सड़क निर्माण 10 लाख रुपए, अन्य निर्माण 5 लाख रुपए, मरम्मत कार्य 1 लाख रुपए प्रत्येक एस्टीमेट के लिए। नवीनतम स्वीकृति सीमा के लिए कृपया विभाग से संपर्क करें। फिर है हमारा धन विनियोजन, एप्रोप्रिएशंस ऑफ फंड। किसी कार्य पर व्यय करने के लिए निश्चित धनराशि की आवंटन, अलॉटमेंट ऑफ फंड धन विनियोजन कहलाता है। विनियोजन राशि उसी वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक आवश्यक रूप से खर्च हो जानी चाहिए, अन्यथा बची हुई राशि व्यापत यानी कि लैप्स हो जाती है और अधिशासी अभियंता का यह उत्तरदायित्व है कि उसे खंड पर विनियोजन उसी वित्तीय वर्ष में व्यय हो जाए। किसी एक कार्य के लिए विनियोजित धनराशि किसी अन्य कार्य में बिना पूर्व अनुमानित के खर्चे नहीं की जा सकती। यह एक गंभीर अनियमितता है। फिर है पुनर्वियोजन, रीएप्रोप्रिएशन ऑफ फंड। जब किसी एक कार्य के लिए आवंटित धनराशि पूर्ण अथवा आंशिक रूप से आवश्यक समझे जाने पर किसी अन्य कार्य पर खर्च करने को दे दी जाती है, तो इसे धनराशि का पुनर्विनियोजन कहते हैं। इसके लिए एक सक्षम अधिकारी की अनुमति आवश्यक है। स्वीकृति का व्यापकमन, लैप्स ऑफ सैंक्शन। इसमें क्या होता है, किसी कार्य की स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद यदि 5 वर्ष के भीतर वास्तविक निर्माण कार्य शुरू नहीं होता तो स्वीकृति स्वतः व्यापकगत लैप्स हो जाती है और स्वीकृति व्यापकगत हो जाने के पश्चात निर्माण कार्य आरंभ करने के लिए ऊपर वर्णित सभी स्वीकृतियाँ तथा औपचारिकताएं पुनः प्राप्त करनी होती हैं और वार्षिक मरम्मत कार्यों की स्वीकृति 1 वर्ष तक होती है और वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर स्वतः
व्यापक हो जाती है। निर्माण संबंधी औपचारिकताओं का पूर्तिक्रम, ऑर्डर ऑफ द कंप्लीशन ऑफ फॉर्मेलिटीज़। ऊपर वर्णित विभिन्न औपचारिकताओं तथा स्वीकृतियों का पूर्तिक्रम निम्न उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है। मान लें नोएडा गौतम बुद्ध नगर में खोले गए एक पॉलिटेक्निक के लिए भवन का निर्माण होना है, जिसके लिए प्राधिकरण ने आवश्यक भूमि उपलब्ध करा दी है और प्रदेश के तकनीकी विभागों ने प्रधानाचार्य की नियुक्ति कर दी है। अब प्रधानाचार्य लोक निर्माण विभाग PWD प्रांतीय खंड गाजियाबाद के अधिशासी अभियंता से संपर्क करेंगे और पॉलिटेक्निक भवन के आवश्यक कमरों, प्रयोगशालाओं, वर्कशॉप, कार्यालय, पुस्तकालय, अध्यापकों के कक्ष, विद्यार्थियों की संख्या, क्लासों की संख्या इत्यादि सभी विवरण तथा अन्य वांछित आंकड़े सूचनाएं उसको देंगे। ठीक है। फिर लोक निर्माण विभाग के अधिकारी उपरोक्त सूचना के आधार पर परियोजना की प्रारंभिक आरेख, ड्राइंग व आगणना एस्टीमेट बनाकर प्रधानाचार्य को प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सौंप देंगे। प्रधानाचार्य परियोजना के प्रारंभिक नक्शे व एस्टीमेट अपनी आवश्यकता के अनुरूप होने पर प्रशासनिक अनुमोदन के लिए निर्देश प्राविधिक शिक्षक कानपुर को भेजेंगे और निदेशक इस कार्य को प्रशासनिक स्वीकृति देगा और साथ ही शासन को भवन निर्माण हेतु परिवेश स्वीकृति के लिए लिख देगा और प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने पर अधिशासी अभियंता कार्य के विस्तृत डिज़ाइन, नक्शे, एस्टीमेट बनाएंगे और इन प्रपत्रों पर प्रधानाचार्य निदेशक की सहमति के रूप में हस्ताक्षर प्राप्त करें। अपने अधीक्षण अभियंता को तकनीकी स्वीकृति टेक्निकल सैंक्शन प्रदान करने के लिए भेज देंगे और वर्तमान वित्तीय अधिकार के अनुसार अधिशासी अभियंता 5 लाख रुपए तक, अधीक्षण अभियंता 15 लाख रुपए तक तथा इससे अधिक लागत के कार्यों के लिए मुख्य अभियंता तकनीकी स्वीकृति दे सकते हैं और इसी दौरान शासन से परिवेश स्वीकृति भी आ सकती है और धन का विनियोजन पहले से ही उस वर्ष के बजट में अनुदान के रूप में प्राविधिक शिक्षा विभाग को दे रखा जाता होता है। अब सभी आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त हो गई हैं, अतः अधिशासी अभियंता निर्माण कार्य आरंभ करने के लिए निविदा टेंडर आमंत्रित कर सकता है। अतः पाठकों को अब स्पष्ट हो गया है कि प्रशासनिक अनुमोदन, परिवेश स्वीकृति तथा धन के विनियोजन का दायित्व कार्य का प्रस्ताव रखने वाले विभाग स्वामी विभाग का है और तकनीकी स्वीकृति निर्माण करने वाला विभाग PW देता है। ओके स्टूडेंट, तो इस वीडियो को पढ़िएगा, समझिएगा। थैंक यू।